अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, आज हमारे पास जो है वो ग्राफ ऑफ मैट्रिक फंक्शंस, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है। इसको समझने की कोशिश करना, मतलब अगर आपसे कोई ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बात कर रहा हूँ, जो आपका चैप्टर 15 था, इसमें क्या होता है, अगर आप नोट करें साइन फंक्शंस को, साइन फंक्शंस क्या होते हैं, जो भी साइन फंक्शंस हैं, सही है, जो भी साइन फंक्शंस हैं अगर आप उनको नोट करें, उनका ग्राफ जो अगर प्लॉट होता है वो इस तरह से होता है। वो 0 से 1 मैक्सिमम होती है वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसमें, वो होती है आउटपुट जो होता है, मैक्सिमम आउटपुट 1 होता है, और मिनिमम आउटपुट क्या होता है, वो मिनिमम आउटपुट होता है वो -1 होता है। और एक्चुअली इसकी हम कहते हैं, एक्चुअली ये जो आउटपुट है इसको हम कहते हैं रेंज, इस आउटपुट को हम कहते हैं रेंज, जो वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है, और जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन इसकी कुछ भी हो सकती है आपके पास, अगर आप नोट कर रहे हो तो इसकी डोमेन जो है वो कुछ भी हो सकती है रियल में, लेकिन हाँ इसका फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये कहते हैं साइन फंक्शंस जो होते हैं ना, ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस किसको कहते हैं समझना, पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं, अ फंक्शन repeat itself after some interval of time, a function repeats itself after some interval of time is called periodic function. मैथमेटिकली अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए ना, अगर कोई आपसे मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन पूछे तो आप इसकी डेफिनेशन यूं देते हो पीरियोडिक फंक्शन की, इफ f of x plus p is equals to f of x, that is p is the period of the function। अच्छा, एनडी में सवाल अक्सर और बेशतर पूछा जाता है पीरियड ऑफ द फंक्शंस के ऊपर। याद रखना, साइन का जो पीरियड है ना वो है 2 पाई, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री इंटरवल्स के बाद पॉजिटिव की नेगेटिव, लेकिन कंसेक्यूटिव 180 डिग्री इंटरवल्स के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, सही है। इसी तरह से अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ, कोसाइन फंक्शन की, कोसाइन फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, वो रिवर्स करता है और 90 डिग्री के ऊपर मिनिमम वैल्यू दे देता है -1, अगर आप नोट करो, सही है। तो 90 पे और -180 पे, मतलब सॉरी 180 पे इस तरह से मूव कर रहा होता है, सही है, -180 से, और ये 180 तक, 180 से -180 तक, और 90 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा होता है, और इस तरह से ये मोशन कर रहा है, सही है। तो कॉस का एक्चुअल, अगर आपको मैं बात करूं इसके टेंडेंसी के बाद, मतलब कॉस का जो पीरियड है, कॉस का पीरियड भी क्या है, कोसाइन पीरियड भी कितना है, 2 पाई और 180 डिग्री, जैसे साइन का पीरियड था। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, वो -1 है, जिसको आप रेंज कहते हो, सही है, +1 से -1 के दरमियान में। और डोमेन ऑब्वियसली कोई भी रियल नंबर्स को बिलोंग करता हुआ होगा। नाउ साइन कॉस के बाद थर्ड है, वो है टेंजेंट थीटा।
टेंजेंट थीटा क्या होता है? अगर आप नोट करें टेंजेंट थीटा के ऊपर, टेंजेंट थीटा जो है वो आपके पास जो फंक्शन है, अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरह की मोशन मिलती है, वेव्स इस तरह की वेव्स आ रही होती हैं। अगर आप नोट करोगे तो नेगेटिव साइड पे और कुछ पॉजिटिव साइड पे कुछ इस तरह की वेव बनेंगी। आप चेक करोगे तो कुछ इस टाइप का फंक्शन बनेगा, है ना? आप चेक करोगे तो इस टाइप का फंक्शन, कुछ इस टाइप का कुछ फंक्शन रेवलेंट बनेगा। नाउ इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास, अगर आप नोट करो 90 के ऊपर माइनस और प्लस 90 के ऊपर, तो ये 90 के ऊपर एक्चुअली इन्फिनिट कर रहा है ये ग्राफ, तो ये पैरेलल हो रहा है सरफेस के साथ। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस इन्फिनिटी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस इन्फिनिटी। सही है? तो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। सही है? जो इसकी रेंज है, आउटपुट है, इसके दरमियान में होगी। डोमेन इनपुट वैल्यू वो क्या हो सकती है? में अगर आप उसको नोट करते हो, उसमें सारी की सारी वैल्यूज आ रही थी, एक्स एक्सिस में सारी वैल्यूज को शामिल किया जा रहा था, जबकि यहाँ पर डोमेन में सारी वैल्यूज को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि 90 पर क्या है? वैल्यू नहीं मिलती, 90 को शामिल नहीं किया जा सकता, माइनस 90 को शामिल नहीं किया जा सकता। सही है? इसी तरह से अगर आगे मूव करेंगे 270 को नहीं किया जा सकता, 90 का मल्टीपल हो गया ना n पाई बाई 2, जो भी होगा। तो ये n इज अ ऑड नंबर्स। सही है? एन जो भी 270, तो इस तरह की वैल्यूज को क्या किया जा सकता है? वो आप शामिल नहीं कर सकते। जब आप 270 को नहीं कर सकते, माइनस 270 को नहीं कर सकता, सही है? डोमेन की वैल्यू से रिमूव कर जाएगी। अच्छा, ये चीजें थोड़ी सी मैंने आइडिया दिया, साइन कॉस टेंजेंट फंक्शंस, उनके ग्राफ्स जो है वो आप कैसे प्लॉट कर रहे होते हो, उनकी वैल्यू कैसे निकाल रहे होते हो, और कोसाइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है, और टेंजेंट का पीरियड है पाई, टेंजेंट फंक्शन का पीरियड है पाई। अगर कोई यूनिक या हाइब्रिड फंक्शन दे दिया जाए आपको और पूछा जाए इसका फंक्शन बताओ, फाइंड द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन, ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। फंक्शन पहला दे दिया मैंने आपको, फर्ज कर लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3 ऑफ एक्स, इसका पीरियड क्या होगा? साइन एक्स का क्या है? 2 पाई। 3x का क्या होगा? इसका जो मेथड है ना, मेथड जो डेफिनेशन मेथड है ना, डेफिनेशन मेथड ये एक्चुअली वो है, मैंने आपको पढ़ाया होगा शायद, एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस पी। एफ ऑफ एक्स एक्चुअली किसके बराबर है? साइन ऑफ 3 ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस पी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस पी। एक्स की जगह पे क्या ऐड कर दिया? एक्स प्लस पी ऐड कर दिया। ये आपको पढ़ाया था मैंने, भूल गए क्या?
वो इस वजह से क्योंकि सिर्फ एक्स को रिप्लेस किया है ना, 3 को थोड़ी रिप्लेस किया। मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, हाँ जी, कॉस, साइन अल्फा यहाँ कॉस आएगा ना, गलत लिख दिया ना ये, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, और फिर हम पीरियड ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। बहुत लंबा मेथड है यार। शॉर्टकट क्या है, ई कैट बैठे हैं तो शॉर्टकट पढ़ेंगे ना, शॉर्टकट। कल भी यही बात हो रही थी, ये सब चीजें तो फिर हम करते रहेंगे, शॉर्टकट क्या है एक्चुअली। सही है, इसको देखते हैं। शॉर्टकट क्या है बेसिकली हमारे पास, वो ये कि आपके पास सवाल था फंक्शन इज इक्वल्स टू साइन 3x। जो भी आए ना, पहला दो स्टेप्स करने, पहला स्टेप ये करना है, जो भी एंगल है ना उसको रिप्लेस कर दो, x को जैसे भी रिप्लेस कर रहे थे किससे, x प्लस p से, मतलब x प्लस p। और अगर ये साइन का फंक्शन है तो आप इसको कंपेयर करोगे इसके पीरियड से। सही है, अगर ये कॉस का फंक्शन है, सही है, उससे रिप्लेस करोगे। सही है, गेम खत्म। क्या करेंगे अब, 3x प्लस 3p इज इक्वल टू 2 पाई और 3p। मैंने अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी है वैसे, 3p इज इक्वल टू 2 पाई एंड p इज इक्वल टू 2 पाई/3। कुछ भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही आप कर लेते, x को रिप्लेस कर लेते किससे, p से, बस डायरेक्ट कर लेते, x को रिप्लेस कर देते p से, 3p इज इक्वल टू 2 पाई/3। p की जगह पे आपने क्या लिख देना, 3। अगर आप चाहो इसको चेक भी कर लो फंक्शन को। सही है, एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का। जैसे मैं आपसे कहूं साइन ऑफ, या लेट सपोज साइन को हटाते हैं, कॉस ऑफ एक्स प्लस, यहीं लिख देता हूं, 4x/2, x/2। आप क्या करोगे, p/2 इज इक्वल टू 2 पाई। सही है ना, जो भी x था उसको रिप्लेस कर दिया p से, बाय 2 एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू कंपेयर किया उसको उसके पीरियड से, और p इज इक्वल टू 4 पाई। आसान है शॉर्टकट। एक और करता हूं, जैसे मैं अगर आपको लिख दूं टेंजेंट x/2, अब करोगे क्या, p/2 इज इक्वल टू पाई एंड p इज इक्वल टू 2 पाई। अब अगर नोट करो, मैं आपसे कहूँ ये बुक का सवाल था, ये सारे बुक के सवाल है, cos x/2 प्लस x/4, अब p/2 प्लस इज इक्वल टू, कंपेयर करोगे एलसीएम लोगे, 4 2b प्लस p, 8 पाई
सही है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप 1 सेकंड के अंदर उसका पीरियड कैलकुलेट कर लोगे, अगर कंपैरिजन आप सही तरह से कर रहे होगे तो। नहीं है। इसी तरह से अगर आप नोट करो, हमने टेंजेंट ऑफ एक्स था, उसका पीरियड भी कैलकुलेट किया था, p इज इक्वल टू, कंपेयर करोगे ये पीरियड का है ना इसका। और अगर आप नोट करो साइन ऑफ एक्स का, कॉस, तो आप पीरियड ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा एक सवाल था, वो सवाल, टाइम कितना है यार, है टाइम? चलो, एक सवाल था, वो सवाल ये था कि यार आपके पास जो है ना, अगर फंक्शंस गिवन हो, मतलब कुछ फंक्शंस की वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन है, वो वैल्यूज ये हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ साइन ऑफ एक्स है, कॉज ऑफ एक्स है, टेंजेंट ऑफ एक्स है, साइन का रेसिप्रोकल 1 over साइन, दैट इज कोजेक, फिर कॉस का सीकेंट सेक, टेंजेंट का कॉट कोटेंजेंट। अच्छा कोजेक के सेक के कॉट के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, अगर आप नोट करोगे तो इनके ग्राफ्स की शेप्स कुछ इस तरह से मिलेगी तुम्हें ना। मुझे जो याद आ रहा है अभी एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा, कुछ इस तरह से शेप्स मिलेगी और कुछ इस तरह की शेप्स आएंगी अगर आप चेक करोगे तो। हाँ नहीं, टेंजेंट उसमें यही होता है, थोड़ा सा स्लांटिंग ज्यादा हो जाएगी। हाँ यहाँ से मूव करेगा शायद, हो सकता है, लेकिन इस तरह की आगे पीछे ग्राफ्स बनेंगे। तो कुछ जगहों पे वैल्यूज इन्फिनिट कर रहे हैं, मतलब आप इन्फिनिटी वैल्यूज ज्यादा दे रहे हैं, उन वैल्यूज को बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने एक जगह पे बात भी करी थी कि अगर आप सीकेंट 90 कैलकुलेट करो तो वैल्यूज जो होंगी वो धोखे वाली वैल्यूज आएंगी, एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी। इसके ऊपर हमने बात करनी है, मैं जब ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज के ऊपर आऊंगा तो मैं इस पर डिस्कशन जरूर करूंगा डिटेल से, यार ये वैल्यूज जो है एक्चुअली क्या रही। हाँ इनकी डोमेन और रेंजेस चेंज होंगी, इनकी डोमेन और रेंजेस यकीनन सेम होंगी, चेंजेस होंगी, ऐसे नहीं है कि इनकी डोमेन और साइन कॉस की सीकेंड की डोमेन और रेंजेस वो ही रहे, वो वैल्यूज यकीनन आपको चेंज करनी पड़ेंगी। कुछ फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिनके ऊपर हमें डिस्कशन और भी करना है, वो क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। अब अगर इसका ग्राफ बनाए क्या बनेगा, अगर आप लोग सोच रहे हो इसका क्या ग्राफ हो सकता है, एक्चुअली आप अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हो तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, एक्स वाई सिस्टम के अंदर, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को। बहुत सारी चीजें जो आपको समझ नहीं आ रही, कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर, सॉरी वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सर्किल सेंटर एट ओरिजिन रेडियस इक्वल्स टू 1, पुट कर दो रेडियस की वैल्यू 1, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब आप सोच क्या रहे हो और हो क्या रहा है, ये एक्चुअली सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 यूनिट है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो आप लोग जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री को सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ये कुछ और एंगल से भी रिप्रेजेंट हो सकती है। नाउ वैल्यूज, जैसे सवाल है यूं लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सर्किल है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, सर्किल है। कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म, और x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी सर्किल है, तो क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। और याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर जो है जैसे ए कॉमा बी है और रेडियस जो है वो आर के बराबर है, यही जो सामने गिवन है यहाँ पे, सही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही क्या बनी है, जनरल फॉर्म क्रिएट हुई है, सही है। तो आपने ए कॉमा बी को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ से, और रेडियस को जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से, सिर्फ सी से नहीं, सही है। तब जाके ये आपके पास वैल्यू क्रिएट हुई है सर्किल की, इसमें सेंटर नॉट एट ओरिजिन का केस है, सही है। ये आपके पास पहली फॉर्मेट थी जिसको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। नाउ अगर सर्किल के अलावा कंडीशन है ग्राफ्स में जो आपको आइडेंटिफाई करने हो, तो आप कैसे करोगे, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ यार, आपने चेक करना है जो है वो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक टर्म के ऊपर स्क्वायर है, या आपने अभी लास्ट टाइम जो टर्म्स पढ़ी थी वो अगर याद कराऊं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जितनी भी सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, पैराबोला, सही है। और वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब वो पैराबोला जो है वो कंडीशनली क्या क्या हो सकता है वो आपको पता है, सही है, और ग्राफ पे प्लॉट होता है। नाउ अगर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल ना हो, और अगेन दोनों कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद हो, दोनों की कोफिशिएंट इक्वल ना हो, ये दोनों इक्वल ना हो, तो इस वक्त ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, एलिप्स ग्राफ। दोनों पे तो है, कोफिशिएंट इक्वल होना जरूरी नहीं है, अगर इक्वल होगा तो एलिप्स सर्किल बन जाएगा, ये बात याद रखना, अगर दोनों इक्वल हो गए तो सर्किल होगा, और अगर इक्वल हो गए तो इलिप्स के अंदर इक्वल हो गए तो वो ऑक्सिलरी सर्किल बन जाएगा, समझ आया पॉइंट। तो ये बड़े स्पेशल केसेस हैं, बारीक चीजें हैं बड़ी। और अगर दोनों के कोफिशिएंट के दरमियान डिफरेंस हो साइन का तो वो क्या बन जाएगा, अगर याद करो, दोनों के दरमियान डिफरेंस हो तो वो क्या बन जाएगा,
हाइपरबोला टाइप, 4 केसेस। हाइपरबोला, तो ये बात, अच्छा माने इसके और भी केसेस होते हैं मैथ्स में, लेकिन मैं आपको सिर्फ इनिशियल केस ये अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक के केसेस, क्वाड्रेटिक केसेस है जो आपके पास आ रहे हैं, मतलब कार्टेशियन प्लेन में जो अलजेब्रा में जो ग्राफ्स बन रहे हैं। उसके अलावा 2-3 ग्राफ्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एसिम्प्टोटिक ग्राफ है। एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, मतलब ये इस तरह के ग्राफ्स बन रहे होते हैं, एक्स को बढ़ाते रहो वाई बढ़ता रहेगा, एक्स को बढ़ाते रहो वाई बढ़ता रहेगा, एक्स को बढ़ाते रहो वाई बढ़ता रहेगा, इस तरह के ग्राफ होते हैं, इसको एसिम्प्टोट्स कहते हैं। अगर आपको मैं इस तरह से बात बताऊं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ, आपने जनरल गैस इक्वेशन अगर पढ़ी हो, उसके अंदर फोर्थ केस था, वो था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की बेस्ट एग्जांपल है एसिम्प्टोटिक कर्व। अगर आप याद करो, पी वी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, आपको याद भी नहीं होगा ये तो चीज, पी वी गामा आपने पढ़ा नहीं होगा, ये बेसिकली सबसे बेस्ट एग्जांपल है कांस्टेंट होने की, एसिम्प्टोटिक कर्व की। मतलब टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम कांस्टेंट होता है उसमें, सॉरी हीट ऑफ अ सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन और आउट, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो उस वक्त के हिसाब से बड़ी जबरदस्त एसिम्प्टोट्स की एग्जांपल है। और कौन सी बेटा, मैं सारी फिजिक्स में लग रही है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह देता हूँ। जैसे आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व्स आ रहे हैं, वो भी एसिम्प्टोटिक कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर आप नोट करोगे तो। एसिम्प्टोटिक कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आपके पास क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप जीरो को मीट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बट फायदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर इसको इस तरह से सोचना शुरू करो, ई पे पावर, अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाऊं थोड़ा सा, ये आपके पास आ जाता है वो कैलकुलेटर कैसियो, नॉर्मल नहीं है। जब आप अगर इसमें चेंजेस चेक करोगे तो नॉर्मल चेंजेस नहीं मिलेंगी, जो आप आप हमें बाकायदा, आपको तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके पढ़ाया गया है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके के अंदर जो कर्व बनाया गया है वो एक्सपोनेंशियल कर्व ही तो है, जो मैथमेटिक्स का है, और किसका है? तो वो किसका कर्व आपको बताया जा रहा है? वो मैथमेटिक्स का कर्व तो बताया जा रहा है, किसी और का कर्व थोड़ी है वो। अच्छा नहीं, वो एडियाबैटिक फिजिकल लाइफ में अगर आपको एक्सप्लेन करना है, एडियाबैटिक एक्सप्लेनेशन आपके पास जो आ रही है रियल लाइफ में, अगर आप देख रहे हो तो वो रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी चीजों को, उसके नेबरहुड में होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं, जो आपके पास आज की डेट है, ये सिम्प्टोटिक कर्व है, जो आपका डिजीज है अभी, वो सिम्प्टोटिक कर्व बिहेवियर है, वो जीरो नहीं हो सकता, कह रहे हैं कि हम उसके साथ रहेंगे, तो वो एसिम्प्टोट तो बन रहा है एक्चुअली आपके पास। अगर आप यहाँ नोट करें, एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है, अगर आप नोट करें, शिफ्ट ई, ई पे पावर में अगर लिखता हूँ 2, क्या आ रही है 7.3, फिर मैं अगर जाता हूँ ई पे पावर 12, बढ़ता जा रहा है, समझ आ रहा है पॉइंट? ई पे पावर, अब क्या हो गया, कैलकुलेटर ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहा। जैसे आपके पास डिजीजेस है, प्रॉब्लम,
बढ़ती जा रही है, कम थोड़ी हो रही है अगर आप सोच रहे हैं। तो वही पॉइंट है, ये चीज यही मैं रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोच कुछ रहे हो कुछ रहे। अगर आप इस तरह से सोच रहे, अगर मैं माइनस एक्स बना लूं इसी तरह से, तो क्या कम होता रहेगा, जीरो हो जाएगा, जीरो होगा, नहीं हो रहा, देख लेते अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ। टाइम खत्म हो गया क्या? जैद भी बैठा हुआ है, अच्छा बच्चे बैठे हुए हैं अच्छा से, अच्छा जी। अच्छा आप नोट करें, अगर तो देखो, अगर मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूं, यार इसको तो हटाओ, क्या मसला है ये। आप अगर नोट करें, देखें मैं अगर सिमुलेटर को यहाँ रखता हूँ, अगर आप नोट करें ई पावर माइनस एक्स कर दो, फर्ज करो ई पावर शिफ्ट ई पावर माइनस एक्स, तो क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स आ रही है, माइनस ऑफ 12, कम हो गया है ना, कम, माइनस का मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, माइनस ऑफ वैक्सीनेशन आ गई है भाई, सही है, ये लॉकडाउन है 100%। कैलकुलेटर कह रहा है जीरो, लेकिन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कैलकुलेटर थक चुका है, वो राउंड ऑफ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली एक्यूरेसी जो कहेगी वो जीरो नहीं हो सकती। मैं अगर कैलकुलेटर की एक्यूरेसी को इस तरह से करता हूँ, बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, बढ़ा क्या देता हूँ, इसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं कितनी डिजिट्स तक जा रही है, 1, और अब देखते शिफ्ट ई पे पावर माइनस 12, देखो एक 1 और लगा देते, चेक करते, -49 zeros है, बट नॉट इक्वल्स टू जीरो, समझ आ रहा है पॉइंट। तो ये आपके पास जितने एसिम्प्टोटिक कर्व्स हैं वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस ऑफ एक्स तो हो गया, लेकिन ये आगे चल के क्या हो रहा है, बेसिकली जीरो के करीब करीब तो पहुंच रहा है, बट जीरो नहीं हो रहा भाई। हाँ इन्फिनिटी पे कयामत वाले दिन जीरो हो जाएगा, या वो अलग बात है कि आप यहाँ पे कोई बम्बार्डमेंट कर दो, नहीं है तो वो जीरो हो जाए, रीसेट हो जाए फिर से, तो वो अलग बात है। तो व्हाट आई मीन टू से कि भाई आपके पास जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो बहुत सारी चीजों को बता रहे होते हैं, इसमें से एसिम्प्टोटिक कर्व्स ये होते हैं जो बेसिकली एक्सिस के साथ मूव कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास बॉयल्स लॉ था, PV is equals to constant, सही है, वो एसिम्प्टोटिक कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सही है, इनवर्स कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस इनवर्स कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस तरह से। तो एसिम्प्टोटिक कर्व्स के अंदर डाल दिया जाता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे एक जगह बड़ा जबरदस्त चीज थी, जैसे ln ऑफ 0 एंड ln ऑफ इंफिनिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln ऑफ 0? आप सोचते हो 0, मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, 0, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, ऑल ऑफ देम। हाँ इंफिनिटी, व्हाट डू यू थिंक इंफिनिटी? अच्छा कैलकुलेटर से पूछते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड है, अगर तो कैलकुलेटर क्या कहता है, कैलकुलेटर से पूछते हैं ln ऑफ 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, मैथ एरर, मतलब इंफिनिटी, सही है। लेकिन चलो ग्राफ से भी पूछते हैं, मैंने आपको बताया ना आज का टॉपिक ग्राफ है, तो ग्राफ हमें बताएगा कि ln 0 क्या है, और आप गलत सोच रहे हैं। आप अगर नोट करो, ln 0 तो इंफिनिटी है, छोड़ देते हैं इसको। ln 1 क्या होता है, 0,
ln1 की वैल्यू क्या है, 0 है। आप कैलकुलेटर से पूछ लो ln, अबे चलो यार तुम भी थक गए। हाँ पता है वो तो 0 होती है, लेकिन मैं तो कैलकुलेटर से पूछना चाह रहा था बेचारे से, वो थक गया। हाँ टाइम 2 मिनट है, यूं ही पूछ लेते हैं। ln 0 बेटा बताओ क्या होगा, तो इसने क्या कहा, ये हो गया इन्फिनिटी। फिर हमने पूछा ln1 क्या होगा, तो उसने कहा भाई 0, तो मैंने कहा सही है, ln1 जो होगा वो ये आपके पास 0 हो जाएगा। नाउ अगर मैं इसको वापसी लेके जाऊं अपने उस पे, तो मुझे पता चला 1 पे हो गया, 2 पर क्या होगा, वो पर की पॉजिटिव वैल्यू देगा, ln2 क्या होगा, तो उसने कहा ln2 पे जो होगा वो आपके पास जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ln3 पर भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉइंट्स में आ रही है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है, सही है, 1 पॉइंट समथिंग बढ़ती जा रही है मतलब, है ना। और इसी तरह से ln5 या 15 पर क्या होगा, 315 पर क्या होगा, बढ़ गई, सही है। और फिर मैं और बढ़ाता रहूंगा तो क्या होती रहेगी वैल्यू, बढ़ती रहेगी, ऐसे ही हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, थोड़ा कम वैल्यू बढ़ना शुरू हुई है अब, है ना, बढ़ रही है लेकिन थोड़े कम हिसाब से बढ़ रही है, रेट कम होता जा रहा है। अगर आप नोट करो 0 से 1 के दरमियान क्या हो रहा है, हाँ वहां पे वैल्यूज क्या है, मतलब 1 से तो बढ़ना शुरू हो गई, 0 और 1 के दरमियान क्या हो रहा है, हाँ तो अब ln ऑफ 0 पॉइंट समथिंग करता हूँ, 0.9 चेक करता हूँ, उस पे वैल्यू क्या है, माइनस, माइनस में बढ़ रही है। तो एक्चुअली इसका ग्राफ क्या हो रहा है, मैं अगर नोट करूं तो 0 से 1 के दरमियान, 1 से तो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, पहले एकदम बढ़ी फिर तेजी से बढ़ना शुरू नहीं, फिर इस तरह से बढ़ रही है। 0 से 1 पर क्या हो रही है, नेगेटिव में आ रही है, 0.9 समथिंग इस तरह से जा रही है। तो इसका मतलब अगर आप तुम चेक करोगे 0.0, इसका मतलब वो